हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। आज हमारी मिनी टेस्ट सीरीज है 23। उसमें क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 विकृत चित्त, ऑप्शन 2 किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो, ऑप्शन 3 लाभ का पद, ऑप्शन 4 दोहरी नागरिकता। विधानसभा सदस्य की निरर्हता मतलब अयोग्यता के लिए उपयुक्त मानदंडों में से कितना का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 में से 3 कथन सही है। कौन कौन से? ऑप्शन 1 विकृत चित्त, ऑप्शन 3 लाभ का पद और ऑप्शन 4 दोहरी नागरिकता। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। जबकि ऑप्शन 2 किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके परिणाम स्वरूप उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा मिली हो, उसका उल्लेख जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक कारावास होता है तो वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये आरपीए 1951 के नियम के तहत है। और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कितने आयु होनी चाहिए? व्यक्ति की 25 वर्ष होना जरूरी है। लोकसभा के लिए भी 25 साल है और किसके लिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल उम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपदा निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का एक संबद्ध कार्यालय है जो भारत सरकार की संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन करता है। ऑप्शन 2 विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो दोनों में से है वो बी कथन सही है। संपदा निदेशालय के बारे में यह विज्ञान भवन जैसे स्थलों के प्रशासन और बुकिंग कार्यों का निरीक्षण संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। और जो ऑप्शन 1 इसलिए गलत है, जो संपदा निदेशालय है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के कार्यालय से संबंधित है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस.आर. बोम्मई बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता बताया गया है। कथन 2 संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ए ऑप्शन 1 सही है। एस.आर. बोम्मई बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि संविधान संघीय है और संघवाद को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता बताया गया है। आधारभूत विशेषता किसको बताया गया है? संघवाद को। और संविधान की प्रस्तावना में संघवाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारतीय संसद में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। कथन 2 धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा राज्यसभा के पास इसके संबंध में सीमित शक्तियां होती है।
उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 से संबंधित होता है और संप्रभु अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष एब्सेंट रहता तो उस स्थिति में उपाध्यक्ष करता है। और धन विधेयक पर लोकसभा मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जो संयुक्त बैठक की जाती है वो साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर व्यपगत हो जाता है। ऑप्शन 2, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोई सी एग्जाम में पूछता रहता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो लोकसभा के विघटन पर क्या होता है? लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन होने पर नष्ट हो जाते हैं। अब कोई राज्यसभा ने कोई विधेयक लोकसभा में भेजा है, अगर लोकसभा नष्ट हो जाती है या बिखर जाती है तो उस स्थिति में वो जो विधेयक है लंबित वो व्यपगत हो जाते हैं। ऑप्शन 2, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत है, वो व्यपगत नहीं होता अर्थात नष्ट नहीं होता है। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ तो वह लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं हो जाता, ये सही है। कौन कौन से विधेयक नष्ट नहीं होते हैं? जैसे राज्यसभा लोकसभा ने दोनों ने पारित कर दिए हैं और राष्ट्रपति के पास में भेज दिए हैं, या फिर दोनों विधेयक पास करने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। या फिर जो विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिए हैं और राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी व्यपगत नहीं होते हैं। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। विधेयकों के व्यपगत होने से तात्पर्य उन विधायी प्रस्ताव की समाप्ति से हैं जो विचाराधीन है किंतु निर्धारित समय के भीतर पारित नहीं हुए हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब संसद का निचला सदन अर्थात लोकसभा भंग हो जाती है। विधेयकों के व्यपगत होने की स्थितियां लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक कौन कौन से हैं? लोकसभा में लंबित यदि कोई विधेयक अभी लोकसभा में विचाराधीन है और सदन भंग हो जाता है तो विधेयक भी नष्ट हो जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित है, यदि कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो गया है किंतु राज्यसभा में लंबित है तो लोकसभा के भंग होने पर वह विधेयक व्यपगत हो जाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है ऑप्शन लोकसभा द्वारा पारित कर दिया है किंतु राज्यसभा में लंबित है तो वो विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। फिर राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है तो वह लोकसभा के भंग होने पर नष्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा द्वारा पारित किंतु लोकसभा में लंबित, यदि कोई विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित हो गया है किंतु लोकसभा में लंबित है तो लोकसभा के विघटन पर क्या हो जाता है? व्यपगत हो जाता है। मतलब राज्यसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है और लोकसभा में लंबित है तो वो लोकसभा में विघटन के बाद में क्या हो जाता है? व्यपगत हो जाता है। तो आज ये मेरी मिनी टेस्ट सीरीज 23 है। जय हिंद, जय भारत। समय नज़दीक आ चुका है, अच्छी तैयारी करो दोस्तों और अपने सपनों को साकार करो। जय हिंद, जय भारत।